नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का 188 एपिसोड यानी 188वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, उन सारे लोगों के सवालों का जवाब कलेक्ट करके लेकर आया हूँ। इस बार सबसे ज़्यादा सवाल साइकोलॉजी पर है, सबसे ज़्यादा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो एक एक करके देखेंगे सवाल और देखते हैं कि उसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। इस सीरीज में आपके बहुत सारे क्वेरी सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है जो सैटरडे को मैं हर सप्ताह लेकर आता हूँ। लोग मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू मुझे भेजते हैं और मैं उसका जवाब देता हूँ। तो काफ़ी सक्सेसफुली ये देखिए 188वां एपिसोड हर सैटरडे को होता है। तो इसका मतलब समझिए कितना लंबा जर्नी लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ आप लोगों के सहयोग से। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, सैमको, जेरोदा, फायर्स, एलआईएस ब्लू एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है और मैं क्या जवाब यहाँ पर आपको दे सकता हूँ और उससे आप क्या सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। देखिए, एजाज मेहदी जी ने वडोदरा गुजरात से लिखा है। सबसे पहला सवाल लिखा है, ट्रेडिंग ऐप में एक ऑप्शन आता है जिसमें हम इंट्राडे में लिया हुआ शेयर डिलीवरी बेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या हमारा ट्रेड लॉस में हो तो डिलीवरी बेस में ट्रांसफर कर लेना चाहिए? इनिशिएशन। बहुत बढ़िया। दूसरा, क्या हम डिलीवरी बेस पे शेयर लेकर सेम डे में एग्जिट कर सकते हैं कि डिलीवरी बेस में शेयर लेते हैं तो ब्रोकरेज जीरो आता है? बहुत बढ़िया। देखिए एजाज जी, यहाँ पर जो इसका मतलब है कि आप मेरे वीडियो को, चैनल को कंटिन्यू फॉलो नहीं करते हैं। अगर ना आप मेरे पुराने व्यूअर हैं लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीरियसली नहीं फॉलो कर रहे हैं। कारण कि जैसे ही आपने लिखा ऊपर वाला सवाल, क्या लिखा कि हम लॉस वाला ट्रेड को डिलीवरी ले सकते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला है आपको कि कभी भी इंट्राडे का सौदा आपको डिलीवरी में लेके नहीं जाना है। मैं हमेशा सारे लोगों को बोलता हूं कि इंट्राडे में लिया हुआ पोजीशन और वो खासकर जो लॉस में होता है उसको आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए लेके नहीं जाना है। मार्केट अगले दिन ऊपर ओपन हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। ये उसी तरह का चांस होता है, ये उसी तरह का जो होता है, जो मरता हुआ व्यक्ति में एक होप कि चलो इसको मैं वेंटिलेटर पर रख देता हूँ, जब तक वेंटिलेटर है तो जिंदा रहेगा। लेकिन याद रखिए, वेंटिलेटर हटेगा वो आदमी एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। ऐसे चांस आते हैं, तो चांसेस बन सकता है कि वो ऊपर चला जाए एक चांस। लेकिन चूंकि आप पहले से लॉस में, तो आपको वो साइकोलॉजी काम कर रहा है। कौन सा साइकोलॉजी? कि आप लॉस नहीं देखना चाहते, आप लॉस बुक नहीं करना चाहते, आप लॉस को घर लेके नहीं जाना चाहते। लॉस बुक करना एक कला है, लॉस बुक करना एक आर्ट है, लॉस बुक करना एक तरह का समझिए साइकोलॉजी। जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं वो लॉस बुक करते हैं, अपने प्रॉफिट के सौदा को भी बुक करते हैं, लॉस के सौदा को बुक करता है। खासकर इंट्राडे में जो लॉस होता है उसको कभी भी वो डिलीवरी लेके घर नहीं जाता इस होप से कि कल ये ऊपर निकल जाएगा। नहीं, हो सकता है मार्केट और डाउन हो जाए, वो और नीचे आ जाए। तो लॉस का सौदा को कभी भी डिलीवरी लेके घर नहीं जाना है, क्योंकि अगर लॉस को आप नहीं काटेंगे तो लॉस आपको काट देगा। लॉस को अगर आप नहीं काटेंगे दोस्तों तो लॉस आपको काट देगा। सारे नए व्यूवर, सारे नए लोग जो स्टॉक मार्केट में, इस बात को हमेशा याद रखिए। जो ये सवाल आया है कि क्या हम लॉस के सौदा को डिलीवरी लेके घर जा सकते हैं, कभी भी ये गलती नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि लॉस कितना हो सकता है ये आपको कल आइडिया नहीं। मार्केट कुछ भी कर सकता है, अपसाइड जा सकता है, वेरी गुड, पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं गया तो फिर तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। तो वो रिस्क लेना होता है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, रिस्क कैपेसिटी, उसको लीजिए। लेकिन मैं सारे लोगों को बोलता हूं कि ना, इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का क्या मतलब होता है? इंट्राडे का मतलब है कि 9:15 में एंट्री होती है आपका, आप आते हैं और 3:30 बजे तक में आप क्लोज करके घर चलते। दिस इज इंट्राडे। अगर आप उसको इंट्राडे से पोजिशनल में कन्वर्ट कर दो, वो फिर इंट्राडे कहाँ हुआ? वो तो पोजिशनल हो गया, वो तो स्विंग हो गया। फिर आप उसमें ये नहीं सोच सकते ना कि हम लॉस वाला सौदा को ही डिलीवरी लेके जाएंगे। प्रॉफिट होगा तो काटते हैं ना इंट्राडे में, तो उसे लॉस हुआ तो काट दीजिए ना। प्रॉफिट हुआ तो काटते ना इंट्राडे में, तो लॉस हुआ तो भी काट के घर ले जाना। ये गलती कभी नहीं करना है आपको, किसी को भी नहीं करना। लॉस बढ़ता चला जाएगा, लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, है ना, तारीख पे तारीख जैसा होता है ना। तो ये स्थिति हो जाती है, आपको वहां पे काफी खतरा हो सकता है, काफी बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा सवाल है,
क्या हम डिलीवरी बेस पे शेयर लेकर सेम डे एग्जिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, डिलीवरी ले सकते हो, जैसे इंट्राडे टू सीएनसी कन्वर्ट हो गया, सीएनसी को वापस आप सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं, याद रखिए। आपने कैसे लिखा कि ये जो है ना आपका डिलीवरी बेस पे जीरो हो जाता है, डिलीवरी बेस पे जीरो हो जाता है। आपने क्या लिखा कि जब डिलीवरी वाला जब हम काट देंगे तो डिलीवरी में तो चार्ज जीरो लगता है। देखिए सारी होशियारी अगर आप ही दिखाएंगे तो ब्रोकर तो रोड पर आ जाएगा ना। बात समझिए, आप क्या लिख रहे हैं कि शेयर का जो इंट्राडे वाला है उसको डिलीवरी में ले लेंगे, डिलीवरी में लेके काट देंगे तो ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा, क्योंकि डिलीवरी में तो जीरो ब्रोकरेज होता है। तो भाई साहब सारी होशियारी अगर आप ही करेंगे तो ब्रोकर तो रोड पे आ जाएगा ना। आपने इंट्राडे में लिया, इंट्राडे को आपने सीएनसी में कन्वर्ट कर लिया, ये सोच से कि डिलीवरी, तो आप डिलीवरी लेके कहाँ गए उसको? आप लेके गए क्या? आप तो फिर उसको इंट्राडे में ही काट रहे हैं ना, तो वापस इंट्राडे एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझिए, काटेंगे आप सीएनसी लेकिन वो इंट्राडे में ही एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको डिलीवरी लेके गए ही नहीं ना। कहाँ लेके गए डिलीवरी लेके? आप तो सेम डे फिर सीएनसी में लिया और काट दिया, तो फिर क्या फायदा? तो वो तो इंट्राडे ही लागू हो जाएगा ना। ये चीजें होती है सर, रूल रेगुलेशन, ऐसे नहीं तो ब्रोकर तो सारे रोड पे आ जाएंगे। अगर ऐसे लोग करेंगे तो रोड पे आ जाएगा ब्रोकर, है ना। ऐसा नहीं होता है एजाज जी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका वो इंट्राडे वाला एप्लीकेबल वापस से हो जाएगा। पहले इंट्राडे लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया सीएनसी, तो आप घर लेके चल जाइए ना, घर लेके चल जाइए, 2 दिन बाद काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम डे जैसे काट दीजिएगा वो तुरंत इंट्राडे अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ता हूँ। मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं अगला सवाल कि सर आई डू इंट्राडे ट्रेडिंग इन फायर सिक्योरिटी, व्हेन आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर they say the stock is blocked from day trading. Is there any easy method to find out of a stock is blocked from day trade before placing the order? Please let me know. ये एक मैसेज भेजता है फायर्स वाला, ये कह रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स में जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो वो बोलता है ये इंट्राडे के लिए वैलिड नहीं है, आज के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा बोलते। बिल्कुल आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च करते हैं, कर सकते हैं 9 बजे से पहले मॉर्निंग में। आप सर्च करिएगा टुडे ब्लॉक्ड स्टॉक्स फॉर डे ट्रेडिंग इन NEC, टुडे ब्लॉक्ड ऑर्डर स्टॉक्स फॉर डे ट्रेडिंग इन NEC, लिस्ट दे देगा कि कौन कौन सा स्टॉक ब्लॉक्ड है। आप वहां आराम से चेक कर सकते हैं। ऐसे फायर्स वाला भी नोटिफिकेशन भेजता है मार्केट ओपन होने से पहले कि फलाने फलाने स्टॉक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आज वो ब्लॉक्ड है। लेकिन नहीं भी आए तो क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर है तो कभी कभी नहीं भी आएगा मैसेज, तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक ब्लॉक्ड है, आज उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल सा तरीका है मुरलीधरन जी, क्लियर है ना। तो आप इस चीज को अप्लाई करिए। आप मार्केट ओपन होने से पहले 9 बजे के आसपास आप तुरंत सर्च करिए गूगल पे जाके कि टुडे ब्लॉक्ड स्टॉक्स लिस्ट फॉर डे ट्रेडिंग इन NEC, तो आपको वहां पे लिस्ट डाल देगा कि ये सारे स्टॉक्स आज ब्लॉक्ड है, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल सा मेथड है मुरलीधरन जी। चलिए मुरलीधरन जी के बाद अगला सवाल बढ़ूंगा। राजीव जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं अगला सवाल, और देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इनका सवाल है सर कॉम्प्लिकेटेड है, सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, जब स्टार्ट किया था तो कुछ नॉलेज नहीं था, स्टार्ट किया था तो कुछ नॉलेज नहीं था, ना कोई कोर्स किया और यूट्यूब से वीडियो देखकर सीखा और पैसा लगाया, इतना लॉस किया है कि, ध्यान से सुनिए, इतना लॉस किया है कि अब कोर्स करने के बाद में ट्रेड ले नहीं पाता। यानी किसी और का भी इन्होंने कोर्स कर लिया और फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं आ पाता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं अपनी एक्यूरेसी 90% से ऊपर की है बोल सकता हूँ, कोई रास्ता सर? शायद पहले के लॉस से डर के मैं अब ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या करें कि पहले जब स्टार्ट किया तो कोई नॉलेज नहीं था, फिर हमने यूट्यूब से वीडियो देखा मैंने और वहाँ जो सो स्ट्रैटेजी फलाना जैकपॉट नो लॉस स्ट्रैटेजी 110% सक्सेस स्ट्रैटेजी इस टाइप का वीडियो इन्होंने देखा होगा, और उसके बाद लॉस कर गया। और इतना लॉस किया कि अब कोर्स भी कर लिया लॉस करने के बाद। पहले लोग कोर्स नहीं करते, पहले लोग नहीं सीखते क्योंकि पैसा रहता है, पैसा रहता है तो वो बाहुबली होता है, जिसके पास पैसा वो बाहुबली रहता है, वो आ जाता है मार्केट में बिना सीखे। और उसके बाद जो कटप्पा है, मार्केट इक्वल टू कटप्पा समझिए, कटप्पा उसको काट देता है पूरे, तब वो फिर सीखने जाता है क्योंकि पैसा खत्म हो गया ना, अब बाहुबली नहीं रहा, ताकत कमजोर हो गया, तो वो फिर सीखने जाता है। सीखने के बाद में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो डर बैठ जाता है, मार्केट उसको इस तरह से चूर देता है, पकड़ के कूट देता है कि वो डर बैठा देता है उसके अंदर में। अब वो सीखने के बाद भी ट्रेड नहीं ले पाते वैसे लोग, क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस हिल गया पहले का हेवी लॉस, ह्यूज लॉस करके। तो कोई रास्ता है क्या, ये पूछ रहे, कोई रास्ता क्या? ये साथ में ये भी बोल रहे कि मेरी एक्यूरेसी यानी इनकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर की है। सर एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आता, बिना ट्रेड लिए आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है? पहला बात समझिए, बिना ट्रेड लिए तो आप कोई भी पता नहीं कर सकता कि उसकी एक्यूरेसी कितनी। दूसरी, आप कह सकते हैं जी सर मैं पेपर ट्रेड करता हूं, पेपर ट्रेड में मेरा एक्यूरेसी सही होता है, मैं उसको मानता हूं 0। पेपर ट्रेड को मैं वैल्यू ही नहीं करता,
पेपर ट्रेड को मैं वैल्यू ही कभी नहीं करता सर। पेपर ट्रेड में हमारा इमोशन अटैच नहीं होता। पेपर ट्रेड में आपका इमोशन अटैच नहीं होता राजीव जी। तो जब मार्केट में जब आप एंट्री करते हैं ना, आपका इमोशन, दिल धड़कता है धक धक करके, है ना, एकदम माधुरी जी दीक्षित की तरह, याद है, धक धक करने लगा टाइप का, वो धड़कता है। जैसे आप एंट्री करते हैं वो धड़कना स्टार्ट करता है, और उस धड़कने के चक्कर में आपका ट्रेड सही होते हुए भी आप काट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशन आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है। और पेपर ट्रेड जब करते हैं तो वहां कोई इमोशन अटैच नहीं होता, वहां छोड़ देते हैं, लिख देते हैं इतना के ऊपर बाय किया। आप देखेंगे बाद में 3:30 बजे आके देखते हैं, अरे वो तो चला गया ऊपर, अरे वो तो चला गया नीचे, इतना इतना एक्यूरेसी नहीं। आप अगर अटैच कर जाते लाइव में ना, छोटा अमाउंट से ही अटैच करके तब ट्रेड करते, और तब वो आती है एक्यूरेसी, तब आप कहते हैं कि हाँ आपकी एक्यूरेसी 90% है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं आपकी एक्यूरेसी 90% है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, और मैं कहूंगा कि आप उसी एक्यूरेसी से रियल ट्रेड करिए, रियल पैसे से रियल ट्रेड करिए। स्टॉप क्वांटिटी छोटी रखिए, पोजीशन साइज बड़ी मत रखिए, और देन फिर चेक करिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा धीरे धीरे। इसे मेरे जो साइकोलॉजी वाले वीडियो हैं पहले कि ये करेंगे तो हमेशा फेल होंगे, है ना, मैंने दिया था ना पिछले सैटरडे को कि ऐसा करेंगे तो हमेशा फेल होंगे। आप उस वीडियो को देखिए, आप उस वीडियो को देखिए, आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात कि पेपर ट्रेड आप बैक टेस्ट के लिए कर सकते हैं, किसी चीज को चेक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस तब तक बिल्ड नहीं होगा जब तक आप लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, लाइव ट्रेड ही आपका वो मेडिसिन है, वो दवाई है जिसको आप 9:15 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे खाते हैं, और वो धीरे धीरे असर करता हुआ 3:30 बजे शाम तक में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगर आप सही हो जाते हैं, आपकी एंट्री सही हो जाती है, आपका एग्जिट सही हो जाता है, आपका स्टॉक सिलेक्शन सही होता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन बैक टेस्ट में बिल्कुल, बैक टेस्ट में तो भाई मैं अगर अपना ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट दिखाऊंगा ना, तो मैंने वहां पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है, तो उसमें 10 लाख रुपए देते हैं ट्रेडिंग व्यू वाला, इसके लिए 10 लाख रुपया पेपर ट्रेडिंग के लिए था। वो 10 लाख रुपया पता है आपको मैंने कितने बनाए? चलिए मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट कि 10 लाख रुपया मैंने कितना बनाया, गिनती गिनिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये है ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट, ठीक है मेरा, और इसमें आपको यहाँ पे एक पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, नीचे में देख रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। जब नया अकाउंट इस पर बनाएंगे, अपने मोबाइल, अपने ईमेल से लॉगिन करिएगा, साइन अप करिएगा। अगर आपके पास नहीं है अकाउंट, या जिनके पास भी पेपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में जाइए, वहाँ पे साइन अप करिएगा ना, तो यहाँ पे ट्रेडिंग वाला पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शन में आपको 10 लाख रुपया देगा। और मैं आपको दिखाऊं मेरा 10 लाख रुपया मैंने पेपर ट्रेड करके कितने बनाए हैं, गिनती कीजिए, गिनिएगा सर, यहाँ पे गिनती गिनिए तो कितना बनाया। 10 लाख रुपया देता है, और देखिए कितना बनाया मैंने, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 1 खरब, 31 अरब, 69 करोड़, 76, मैंने कितना है गिनती गिनिए ना। ये है बिना इमोशन वाला, इसमें इमोशन नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने रियल ट्रेड तो किया नहीं, ये तो पेपर ट्रेड, पैसा मेरा थोड़ी था, उसका था। मैंने एकदम मारे, एकदम धड़ाधड़, और मैंने एकदम होल्ड किया, ये किया वो किया, ये देखिए इतना पैसा बन गया, खरब में चला गया। हाँ, 10 लाख रुपया खरब में चला गया, ये समझिए, ये है पेपर। रियल ट्रेड रहता तो जहां 2-4 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता, या थोड़ा सा मुझे सिग्नल लगता कि नहीं गड़बड़ हुआ, मैं एग्जिट कर जाता ना सर। तो ये चीजें होती है, आपका ना पेपर ट्रेड में इमोशन अटैच नहीं होता है सर। तो इमोशन जैसे ही अटैच होगा, आप रियल ट्रेड में अटैच होगा, तो आप रियल ट्रेड करिए, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पेपर ट्रेड में कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी का कोई वैल्यू नहीं होता है, आपको रियल ट्रेड में करना है। तो राजीव जी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, करता इंसान ही है ना, करता इंसान ही है ना सर, तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। बस आप रियल ट्रेड से छोटी क्वांटिटी से अपने पिछले गलतियों से सीखते हुए, जो गलती आपने पिछले दफा किया उन गलतियों का आप अवॉइड करिए, उस गलतियों से सीखिए, और सीखते हुए आप इम्प्लीमेंट करिए अपनी चीजों को। जिनका भी कोर्स किया हो, जो भी किया हो, उनसे आप गाइडेंस लेके आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है सर। आपने तो मुझसे कोई कोर्स भी नहीं किया, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, है ना, लिखा है ना। फिर जिसने कोर्स किया वो आपको क्यों नहीं जवाब देगा? आप उससे पूछिए एक बार ना, उससे रास्ता लीजिए ना, गाइडेंस लीजिए ना भाई, गाइडेंस लीजिए ना, यही तो होता है कि गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है, दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं। देखिए मैं सारी चीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट सब चीज, इतना लोग इस आंसर को भी पैसे में मोनेटाइज कर लेते हैं, पैसा लेते हैं, ला पैसा दो तब बताऊंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, जिसका कोई वैल्यू नहीं, अनलिमिटेड, ये एकदम वैल्यूबल, इसका कोई कीमत आप नहीं लगा सकते। मेरी कीमत लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो लोग आपको पैसे लेके भी जल्दी नहीं बता पाएंगे। आगे चलते हैं, दीपक जी पलवल हरियाणा से, जरूर भाई फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। लिख रहे हैं कि सर मेरा सवाल है लाइफ पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट और लाइफ एक जैसी है, बिल्कुल है, मार्केट इक्वल टू लाइफ। और सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कौन सा एज है जिसमें खास तौर पर लड़कों में समझदारी आ जाती है? दूसरा सवाल है, हम दूसरे लोगों को क्या समझ सकते हैं
जबकि किसी को समझना अंदर की कला है। लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करें इसी मार्केट में। बहुत बढ़िया। ये लिख रहे हैं कि कौन सा एज है जिसमें समझदारी आ जाती है। तो मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ये लिख रहे हैं कि कौन सा एज है जिसमें समझदारी आ जाती है लड़कों में। आपको मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी पढ़ना चाहिए, ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी पढ़ना चाहिए, ईदगाह, जिसमें हामिद नाम का, हामिद था ना उस बच्चे का नाम, 7 साल का या 8 साल का था, 10 साल का मैक्सिमम, जो खिलौना खरीदने के लिए उसकी दादी ने 4 आना या कुछ दिया था ईद में, और उस बंदे ने, उस लड़के ने, छोटे से लड़के ने, 10 साल के लड़के ने खिलौना नहीं खरीदा, जबकि उसके बाकी दोस्तों ने खिलौना खरीदा। लेकिन उस लड़के ने चिमटा खरीदा। कौन सा चिमटा? जिससे रोटी पकाया जाता है, वो चिमटा खरीदा। और वो चिमटा किसके लिए खरीदा? अपनी दादी के लिए खरीदा, कि उसके दादी का हाथ जल जाता था रोटी पकाने में। तो उसने वो समझदारी 10 साल के एज में दिखा दी। और उसके उम्र के बच्चों ने क्या खरीदा? मिट्टी का खिलौना जो टूट जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। और उस लड़के ने 10 साल के एज में ही अपनी समझदारी दिखा दी, उस हामिद ने, और जाके वो एक चिमटा खरीद के दादी को दिया। दादी उसकी रो पड़ी कि इतना समझदारी, बुजुर्गों वाली समझदारी इतने कम उम्र में इस बच्चे में आ गया। तो समझदारी आने का कोई एज नहीं होता मालिक मेरे। अच्छा 23 साल में समझदारी आएगा, 23 साल तक मैं सो जाता हूँ, 23 साल आएगा तब उठूंगा, डायरेक्ट समझदारी लेके सो जाता। ऐसा करेंगे क्या आप? ऐसा करेंगे? कहाँ का दिमाग है सर, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा 55 साल में समझदारी आती है, बैठे रहूंगा, 55 साल होगा तब, तो अभी कुछ ना करेंगे, करवन कुछ काम, 55 साल में समझदारी आएगा, 55 साल में करेंगे, अभी आराम। ऐसे करेंगे? समझदारी आने का कोई एज नहीं होता। वो आपके परिस्थिति, आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है और आप उसको कैसे एनालाइज कर पाते हैं। वो कंडीशन क्या है और आप कैसे एनालाइज कर पाते हैं, वो आपकी परिस्थिति पर, सामाजिक परिस्थिति पे, घरेलू परिस्थिति पे, आर्थिक परिस्थिति पे डिपेंड करता है। वो हामिद के भी अंदर में तो आ सकता था, मैं खिलौना खरीदूं, खेलूंगा उस खिलौना से। वो कर सकता था ना, नहीं किया, उसने चिमटा खरीदा। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति, उसने चारों तरफ देखा कि उसकी दादी कितनी मुसीबत में, दादी का हाथ जल जाता है, किसके लिए? मेरे लिए, रोटी मेरे लिए बनाती है, हाथ जल जाता है तो कितना दिक्कत होता है। वो चिमटा खरीद के लाया, खिलौना अपने लिए नहीं खरीदा। समझदारी आने का कोई एज नहीं होता है सर, है ना। समझदारी आपके IQ से आपको सोच। अब कोई व्यक्ति को पता है कि हम बिच्छू को छुएंगे, बिच्छू को पकड़ेंगे, वो डंक मारेगा, बिच्छू को पकड़ेंगे वो डंक मारेगा, वो फिर भी जाता है पकड़ने, तो मूर्ख है ना। उसको पता है वो डंक मारेगा, काटेगा, फिर भी वो पकड़ने जाता है। तो क्या? अच्छा वो 23 साल में समझदारी आता सर, तब ना हम उसको नहीं पकड़ते, हमको तो अभी 15 साल है सर, हम तो पकड़बे करेंगे। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस है कि उसको पकड़ने जाएगा तो काटेगा, इसमें समझदारी क्या है? तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, आप समझिए, है ना, समझिए आप इस बात को। तो उसका कोई एज नहीं होता है सर, उसका कोई एज नहीं होता है। उसका सुना है KFC जिसका खाते हैं, चिकन कबाब फलाना ढिमकाना खाते हैं, कब सक्सेस हुए थे उनको? कब? 55-60 साल की एज में, है ना, कर्नल फ्राइड को, है ना। ये चीजें आपको समझना है। किसी को 55 साल में समझदारी आ जाती है, किसी को 10 साल में समझदारी आती है। उसका कोई एज नहीं होता समझदारी का, वो आपकी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है, और वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हैं, ठीक है ना सर। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और ये बिल्कुल, ये जो सवाल है कि कितना एज में, ये तो बिल्कुल नहीं, लड़कों क्या, लड़की की बात नहीं है, लड़का लड़की का बात ही नहीं, बात है सबका, सबका। दूसरा सवाल है, हम दूसरे लोगों को क्या समझ सकते हैं जब हम किसी को समझना अंदर की कला है। दूसरे को समझने का तो जरूरत ही नहीं सर। जानते हैं हम दुखी क्यों होते हैं सर? हम दुखी क्यों होते हैं? आपको पता है हम मनुष्य क्यों दुखी होता है? मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे के सुख को देख के दुखी होता है। वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना क्यों अच्छा कपड़ा पहना, वो इतना अच्छा घड़ी क्यों पहना, वो इतना अच्छा चश्मा क्यों पहना, बाप रे बाप 2 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर है इसके पास, मेरे पास एक है। हम उसी में पागल हो जाते हैं, उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। रे भाई, अरे भाई दूसरे को सुख के देख के क्यों जल रहे हो? परेशान वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है कि वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना क्यों कर रहा है, वो इतना अच्छा क्यों खा रहा है, वो इतना अच्छा क्यों पहन रहा है, और खुद अरे भाई ये सोचने की जगह ये सोचो कि तुम कैसे कर सकते हो वो चीज, तुम हासिल कैसे कर सकते हो वो चीज, तब जाके जो है आप सक्सेस कर सकते हैं। दूसरे को समझना छोड़ दीजिए, आप अपने आप को समझिए ना, आप अपने आप को रीड करिए। दूसरे को क्यों समझ रहे हैं आप? दूसरे को समझने की गलती करेंगे तो जीवन भर समझते रह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने दूसरों को समझा ही नहीं, उन्होंने अपने आप को समझा। उन्होंने पूछा मैं कौन हूं,
उसने पूछा अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस से, कि स्वामी जी मुझे बताइए रामकृष्ण जी मैं कौन हूं। तो स्वामी जी ने उनको बताया। उसने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, ए रामकृष्ण तुम बताओ आप कौन है, ए फलाना कौन है, ये नहीं पूछा। उसने पूछा मैं कौन हूं। अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, दुनिया आसान हो जाएगी। लोग को समझना छोड़ दीजिए, लोग को समझना छोड़ दीजिए सर, बर्बाद हो जाएगा जीवन। इसी में लोग पागल थे। पड़ोसी का बच्चा पास हो गया, अरे भाई मेरा बच्चा फेल हो गया। अरे भैया पड़ोसी का बच्चा मेहनत किया पास हो गया, तुम्हारा बच्चा नहीं मेहनत किया या गलत मेहनत किया फेल हो गया। तो दूसरा क्यों कर रहा है ऐसा, उसमें आप जलते क्यों हैं, उसमें आपको परेशानी होती तो आपको तकलीफ। दूसरे को समझना छोड़ दीजिए, अपने आप को समझिए। ये सारे लोगों से कह रहा हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल दीपक जी के बाद। और अगला सवाल है रुद्र स्वयं जी ने कटक से लिखा है, सर कैन आई सेंड यू माई पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट एंड सीक योर एडवाइस ऑन माई इन्वेस्टमेंट। सर ये सवाल तो सवाल ही नहीं है, ये तो काम मैं करता हूँ। लोग 32 बीघा का स्टॉक भेज देते हैं, पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट खींच के पूरा। कोई तो ऐसा महानुभाव होते हैं कि एक्सेल सीट ही भेज देते हैं। नहीं, आपको वैसा नहीं करना। आपको पार्टिकुलर, आप अगर कोई पोर्टफोलियो एनालाइज करवाना चाहते हैं तो वो मैं कर देता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एनालाइज कर देता हूँ। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो है, मान लेते हैं उसके अंदर 50 स्टॉक है, वो तो उसको एनालाइज करके क्या फायदा, बात समझ रहे हैं। तो आपको उस पोर्टफोलियो के अंदर किसी विशेष स्टॉक्स के बारे में जानना है, किसी खास स्टॉक के बारे में जानना है, तो जरूर भेजिए। दूसरा, आप फिर भी भेज सकते हैं मुझे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप फिर भी अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। लेकिन आपसे परमिशन मैं भी एक चाहूंगा कि मैं आपके पोर्टफोलियो के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा पोर्टफोलियो है तो लोगों को इंक्रीज कर सकता हूँ, उसका मोटिवेशन मिल सकता है अच्छा पोर्टफोलियो देख करके, कि कैसे पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स रखना चाहिए, किस तरह का सेक्टर चूज करना चाहिए बढ़िया पोर्टफोलियो में, है ना। और अगर खराब पोर्टफोलियो होगा, कुछ निगेटिव चीज उसमें होगी, तो मैं ये सिखा सकता हूँ उस वीडियो को बना के कि देखिए इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आप बिल्कुल भेजिए, स्वागत है सर। ये सारी चीजें तो मैं बोलता रहता हूँ लोगों को कि भेजिए, ताकि मैं आपको सिखा सकूं, लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं कि क्या गलती करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब का 188 एपिसोड, यानी कि 188वां एपिसोड। जबरदस्त क्वेश्चन इस बार आए, सवाल है जबरदस्त, दिल खुश हो गया। और खासकर दीपक जी का और खासकर आपके राजीव जी का सवाल देखे तो बहुत ही अच्छा रहा। तो दोस्तों आपके भी मन में भी कोई सवाल हो तो आप मुझे अगले सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में भेजिए। उसका रूल रेगुलेशन में बता देता हूँ, हर सैटरडे को 2 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ, आपके सवाल मेरे जवाब, यू कैन आस्क क्वेश्चन, इस तरह से आप उसमें रूल रेगुलेशन देख लीजिए, उसके हिसाब से सवाल भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको 5/Blue Angel 1 एस्प्रेसो ज़ेरोधा किसी एक में, फिर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।